हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए यूपीएससी 2024 को ध्यान में रखते हुए आपको पीटी 365 की कंप्लीट लेक्चर दिए जा रहे हैं। साथ में मैंने पहले ही कहा था आपसे कि मैं विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूँ जल्दी 1 से 2 दिन में। तो आज हम विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं और जिसमें आप देखेंगे पीटी 2024 के लिए ये स्पेशल रहेगी। और जनरल स्टडीज में हम लोग टेस्ट नंबर 2024 के लिए जो करेंगे वो सब्जेक्ट का नाम रहेगा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है और साथ में जो संविधान है इस पे आधारित हम सारे प्रश्नों को करेंगे। और जिसके साथ हम जनवरी 2023 में जितना भी करंट अफेयर्स का सिनेरियो था, क्योंकि यूपीएससी के लिए विजन आईएएस लगभग 1 साल के करंट अफेयर्स को फॉलो करती है, 1 से 1.5 साल, तो जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स को भी इसमें सॉल्व किया जाएगा। और ये पूरी तरीके से हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न मिलेंगे आपको वो दोनों ही तरफ आपको हिंदी मिलेंगे, इंग्लिश में नहीं मिल पाएगा। हालांकि मैं इसमें कुछ कोशिश करूंगा कि आप लोगों को हिंदी के साथ इंग्लिश टर्म्स का भी प्रयोग करूं और जो आपके लिए बेनिफिशियल रहे, क्योंकि बाइलिंगुअल पैटर्न में अगर आप टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। और इस तरीके की चीजों के लिए आप हमारे टेस्ट सीरीज के साथ साथ चैनल को फॉलो कर सकते हो, जहां पर आपको हर प्रकार की क्लासेस मिलेंगी। यूपीएससी के साथ यूपी पीसीएस, आरओ और अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी मैंने प्री प्लस मेंस की एक शॉर्ट नोट सीरीज चलाई है, जो कि पूरी तरीके से हैंड रिटन नोट्स है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस पहले प्रश्न पे। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो जरूर कर लेना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, जहां पर टेस्ट पेपर होने के बाद ये टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। अब यहाँ पर आपको देखिए, यूपी पीसीएस का पेपर का तरीका अलग होता है, थोड़ा सा तथ्यों पर आधारित होता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होता है, या आरओ एग्जाम्स का या अदर स्टेट का। लेकिन आपको यूपीएससी में आपको वो अप्रोच रखनी पड़ती है जो यूपीएससी डिमांड करता है, जिसमें क्या होता है, आप शब्दों का चयन ढंग से करिए, प्रश्नों को आराम से पढ़िए और उसमें देखिए क्या पूछा गया, सत्य है या असत्य है, इन सभी चीजों को। पहला प्रश्न कहता है कि संविधान के मूल दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का कार्य है। तो भाई मूल दर्शन की बात हो रही है और संविधान के कार्य की बात की जा रही है। मूल दर्शन की अगर मैं बात करूं तो मुख्य रूप से हमें प्रस्तावना में देखने को मिलता है, जिसमें समानता की बात की जाती है, स्वतंत्रता की बात की जाती है, न्याय की बात की जाती है, भ्रातृत्व की बात की जाती है, अखंडता की बात की जाती है, लोकतंत्र की बात की जाती है, संघात्मक व्यवस्था की बात की जाती है, पंथ निरपेक्षता की बात की जाती है। ये सभी हमारे मूल दर्शन होते हैं, जो कि सामान्यतः मूल अधिकारों में, फंडामेंटल ड्यूटीज में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात राज्य की नीति निर्देशकता, तो और भी बहुत सारे प्रावधानों में देखने को मिलती है। तो इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह मूल नियमों का एक ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जिससे समाज के सदस्यों के बीच समन्वय बना रहे। तो बिल्कुल सही बात है। मैं इसके लिए आपको 2 वर्ड बता सकता हूं, एक तो अखंडता शब्द की बात करें या फिर हम पंथ निरपेक्षता की बात करेंगे, जहां पर हम सभी धर्मों का जो है कि सम्मान करते हैं और अपने धर्म का पालन भी करते हैं। हम किसी धर्म को निगेटिव रूप में नहीं, नेग्लेक्ट नहीं करते, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो बिल्कुल समाज के सदस्यों के बीच में समन्वय बना रहता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा कहा जा और दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या कहता है कि यह निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो हमारा संविधान का मूल दर्शन है उसमें प्रस्तावना में जो पहली ही वर्ड लिखे हुए, पहले शब्द वी द पीपल ऑफ इंडिया, इट मीन्स कि हम भारत के लोग, अर्थात कि हम भारत के लोग जिस सरकार को चाहेंगे उस सरकार को स्थापित करेंगे लोकतंत्र की व्यवस्था के माध्यम से, मतदान करके। अब 2024 का चुनाव है, इसमें राजनेता तय नहीं करेंगे कि हम सरकार में लगातार बने रहेंगे, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी गठबंधन हो। इसमें जनता तय करेगी कि वो किस सरकार को बनाना चाहती है अगले 5 साल के लिए और भारत के भविष्य को किस तरीके से लेना चाहती है। तो यहां पर किसके पास शक्ति है, यह निर्दिष्ट की जाती है संविधान की प्रस्तावना में। तो यह भी बात सही है। वहीं यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं भी निर्धारित करता है। बिल्कुल सही बात है कि सरकार किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो नागरिकों पर अप्रत्याशित रूप से लागू हो जाए। ऐसे में संविधान के कई सारे ऐसे प्रावधान होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी प्रावधान किया गया, जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान किया गया, जिसमें कुछ सीमाएं भी लागू होती हैं। अभी जैसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया और अवैध करार दिया। असंवैधानिक का मतलब कि मतदाताओं के आर्टिकल नंबर 19(1) के तहत सूचना के अधिकार के ये खिलाफ है, अर्थात मूल अधिकार के खिलाफ था, इसलिए असंवैधानिक घोषित किया गया। तो सरकार पर ये कुछ सीमाएं भी लागू करता है। तो ये तीनों ही बातें सही हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1 2 3। अब यहां पर आपने ये चीज क्लियर कर ली
कि आपको अगर अप्रोच आपकी सही होगी ना एग्जाम में प्रश्न सॉल्व करने की, मैं यहाँ पे प्रयास यह भी करूंगा कि आप लोग सही तरीके से उन बातों को समझे जिस कॉन्सेप्ट को मैं समझाना चाह रहा हूं और किस तरीके से मैं प्रश्नों को एलिमिनेट करता हूं, आप भी उस चीजों को सीखने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आप एग्जाम हॉल में अपने आप को एक कॉन्फिडेंस के साथ देखेंगे। हालांकि 16 जून को पेपर पोस्टपोन कर दिया गया है 26 मई की जगह, और तब तक हम लोग अप्रैल मई और 16 जून तक लगभग इतने टेस्ट पेपर कर लेंगे कि आप उसको रिवीजन भी साथ के साथ करते रहोगे। तो बिल्कुल नाराजगी मत दिखाइए, मैं आप सभी के प्यार और सपोर्ट के माध्यम से आज यहां तक पहुंच पा रहा हूं और आगे भी कोशिश रहेगी कि मैं नई ऊंचाइयों तक पहुंचूं जिसमें आप सभी लोग मेरा साथ दें, ठीक है, जो आम सभी लोगों के लिए जो है कि मैं ये मदद कर सकूं। तो नाराजगी आप लोगों की बनती है, लेकिन मैं उस नाराजगी को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। सेकंड क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में उपबंधित किया गया था? अब यहां पर आपको पहले प्रश्न को समझना है, क्या कहा जा रहा है, क्योंकि जो SC ST की जो प्रशासन में जो योग्यता है या प्रमोशन होता है या सीटें होती है, उसमें यह देखा जाता है कि उनकी प्रशासन की दक्षता क्या है, और चाहे वो संघ के स्तर हो या राज्य के स्तर पे जो नियुक्तियां की जाती हैं SC ST कैटेगरी के लिए, तो ये प्रावधान किस प्रावधान में दिया गया है? तो अगर आप देखोगे, अगर हम इसकी बात करेंगे तो यह प्रावधान भाग संख्या 16 के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 335 में कहा गया है। हालांकि DPSP में भी ये कर्तव्य दिए हुए हैं, जैसे आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल होते हैं तो उसमें लिखा होता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए भी राज्य कुछ ना कुछ काम करेगी, उनकी नियुक्तियों को भी कुछ काम करेगी, और यह भी एक राज्य सरकार के लिए क्या है, एक तरीके से DPSP तो है, एक ऐसी पॉलिसी बनाना जिसमें SC ST का भी कल्याण किया जाए और उसकी दक्षता को भी प्रभावित न होने दिया जाए, मतलब प्रशासन की। तो ये DPSP का पार्ट जरूर है, लेकिन DPSP से एक अलग हटके है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो किस में आता है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अच्छा, रोमन नंबर आपको ये पता होनी चाहिए कि रोमन नंबर में क्या लिखा जा रहा है। ये अगर अन्य आर्टिकलों की मैं बात करूं तो अन्य आर्टिकल में जैसे भाग नंबर 4 लिखा हुआ, भाग नंबर 4 में क्या प्रावधान किया गया, DPSP का प्रावधान किया गया, जिसमें आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर आप देखोगे 51 तक DPSP का प्रावधान किया गया। और इसी में एक भाग 4 के अंतर्गत भाग 4 क एक जोड़ा गया था 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जिसमें 51 क करके एक फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़ी गई थी। भाग 3 के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो मूल अधिकारों की बात की जाती है, फंडामेंटल राइट्स की, जिसमें आर्टिकल नंबर 12 से शुरू किया था और 35 तक इसमें प्रावधान किए गए। अगर भाग 16 की बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया। वहीं भाग 17 की बात करेंगे तो यहाँ पे अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान भी किया था, और वहीं पर यह भी कहा गया कि आर्टिकल नंबर 350A के तहत प्राथमिक स्तर पे क्या दिया जाएगा, मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, चाहे वो अल्पसंख्यक के बालक क्यों ना हो, ठीक है। तो ये प्रावधान हो गए, तो सेकंड का C हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, थर्ड नंबर के क्वेश्चन को। अब यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकारों की विशेषता है? बिल्कुल सिंपल प्रश्न। यूपीएससी कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटी अर्थात कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से बहुत बेसिक और बहुत लेमन लैंग्वेज के प्रश्न पूछता है, बस भाषाओं को थोड़ा जटिल करता है। अब देखिए मूल अधिकारों की विशेषता पूछी जा रही है, जैसे यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाते हैं। बिल्कुल आप यहाँ पर देखोगे कि ये क्या कह रहा है कि क्या ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाते हैं? बिल्कुल सही बात है। आपको व्यक्तिगत आधार पे जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल उनका अनगिनत रूप से या अप्रत्याशित रूप से आप उनका प्रयोग कर, जिससे समाज में एक कहीं ना कहीं हानि पहुंच रही है आपके मूल अधिकारों का प्रयोग करके। तो ऐसी स्थिति में आपके मूल अधिकारों प्रतिबंध भी लगाया जाता है आर्टिकल नंबर 19(2) के क्लॉज में, जो कि राष्ट्र की अखंडता, संप्रभुता, सामाजिक न्याय और अवमानना, इन सभी चीजों के आधार पे आपकी जो मूल अधिकार होते हैं उस पर प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, समाज में नियंत्रण और संतुलन बनाने का भी काम इसके द्वारा किया था। इसीलिए भारतीय मूल अधिकारों को क्या कहा जाता है, सापेक्षिक कहा जाता है। सापेक्षिक का मतलब हो जाता है कि जरूरत पड़ने पर इस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। जबकि यूएस से लिया गया ये मूल अधिकार, और यूएस में कौन सा मूल अधिकार होता है, निरपेक्ष होता है। निरपेक्ष का मतलब होता है उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लग सकता है। तो पहली विशेषता समझ में आ गई। दूसरा है, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो
निजी व्यक्तियों की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध भी उपलब्ध कराए जाते हैं। अब जैसे अगर मैं कहूं आर्टिकल नंबर 17 में क्या लिखा गया है, अस्पृश्यता का अंत। राज्य कोई व्यक्ति को ये अगर कहती है अनुसूचित जाति व्यक्ति से कि तुम अछूत हो, तुम एक तरीके से शूद्र हो, तुम समाज में रहने लायक नहीं हो, तो इसका मतलब राज्य तो गलती कर ही रहा है। ऐसे में कोर्ट में जाके आप राज्य के खिलाफ केस भी कर सकते हो। लेकिन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति जो कि एक निजी व्यक्ति है, उसको भी यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो किसी SC ST या वंचित वर्ग से यह कहे कि तुम अछूत हो, तुम मलिन हो, तुम्हारा जूठा हम नहीं खाएंगे, तुम्हारी परछाई में हम नहीं चल सकते, तुम जिस रास्ते पर जाओगे वो रास्ता अछूत हो जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं कह सकता। इसका मतलब क्या हो गया कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के अधिकार प्राप्त हैं। अब जैसे अगर आप देखोगे शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24, किसी बच्चे को सरकार तो जो है कि 14 वर्ष से किसी कम बच्चे को रखेगी ही नहीं किसी भी सार्वजनिक स्थल पे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को चाय की टपरी पर रखता है या जो है कि किसी रेस्टोरेंट में रखता है, किसी भी प्राइवेट काम में रखता है, तो ऐसे में उसके खिलाफ भी जो है कि कार्रवाई की जा सकती है। अब आपका एक प्रश्न आएगा कि सर ऐसे तो हम बहुत सारे रेस्टोरेंट में, होटल में, ढाबे पे, रोड के किनारे, बसों में देखते हैं कि छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, लेकिन बात यही होती है कि दुनिया में टाइम किसके पास है उन बच्चों के अधिकारों की बात उठाने के लिए? आपके पास टाइम है क्या? आप देखो किसी बच्चे को अगर रेस्टोरेंट में 14 वर्ष से कम उम्र की अवस्था में वो काम कर रहा है, तो इसका मतलब उसका पहला आर्टिकल नंबर 21A जो कि शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष, उसका हनन हो रहा है। दूसरा, उसका शोषण किया जा रहा है। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए आप नहीं जाओगे क्योंकि वो बच्चा तो वैसे भी नहीं जा सकता, वो अशिक्षित है। उसके परिवार चाहते हैं कि भाई कैसे भी करके पैसा कमा के लाए हमारे लिए, लेकिन जो समाज का पढ़ा लिखा समाज है, तबका है, उसकी तो ये जिम्मेदारी बनती है, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है। इसलिए यहाँ पर कोई ना कोई कार्रवाई होती है, ना कुछ होती है। तीसरी बात करें, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। अब नागरिक वर्ड का मतलब आपको समझना है सिटीजनशिप, जो भारत का नागरिक है, जो भारत का मतदाता होता है, जिसके पास भारत की पहचान होती है। यहाँ पर कुछ विदेशी लोग भी रहते हैं, लेकिन उनको जो है कि कुछ अधिकार नहीं दिए जाते हैं और कुछ अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही होते हैं। अब जैसे कौन कौन से ऐसे अधिकार होते हैं जो भारतीय नागरिकों को ही केवल प्राप्त होते हैं, तो उन अधिकारों को आप लोग क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। 5 से 6 अधिकार ही हैं। अगर मैं आर्टिकल नंबर 14 की बात करूं, जिसमें लिखा गया है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान माने जाएंगे, तो ये केवल भारतीय नागरिक कोई नहीं होगा। अगर कोई विदेशी व्यक्ति भी भारत में है और उसके साथ भी किसी ने छीना झपटी कर दी, किसी ने उसके साथ जो है कि दुर्व्यवहार कर दिया या किसी ने उसके साथ कोई क्राइम कर दिया, तो कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक ही क्यों ना हो, अगर उसने गलत किया तो उसको भी सजा दी जाएगी, चाहे भले उसने जो कृत्य किया है वो किसी विदेशी नागरिक के द्वारा किया, मतलब विदेशी नागरिक के साथ किया। तो ऐसे में क्या समझ में आता है कि भारतीय नागरिकों के सिवाय कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो दोनों को प्राप्त होते हैं। वहीं सभी मूल अधिकार स्व निष्पादन योग्य हैं। अब यहां पर देखिए, ये भाषा समझिएगा, हालांकि इसकी इंग्लिश अगर मैं कहूं तो हम इसको कह सकते हैं स्व निष्पादन योग्य का मतलब होता है इन्फोर्समेंट, प्रवर्तनीय होते हैं क्या, तो प्रत्यक्ष रूप से अधिकांश जो है कि इसमें प्रवर्तनीय होते हैं, लेकिन जैसे कुछ कानून, कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिनके लिए राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को कानून बनाना पड़ता है। जैसे अगर मैं कहूं आर्टिकल नंबर 17 की बात करूं, तो आर्टिकल नंबर 17 के लिए बहुत सारे अनुसूचित जनजाति के लिए कानून बनाए गए संसद के द्वारा, जिसके तहत उसको अपराध घोषित किया गया, दंडनीय अपराध। तो स्वतः तो नहीं है, लेकिन कुछ, और जैसे आर्टिकल नंबर 35 के तहत भी ये प्रावधान दिए गए हैं कि संसद या राज्य विधानमंडल जो है कि कानून बना सकते हैं क्या। तो अब यहां पर बात करेंगे कि कुछ अधिकार तो हैं, लेकिन सभी मूल अधिकार स्व निष्पादन योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि आर्टिकल 17 हो गया, 35 हो गया, तो इसका मतलब 4 ऑप्शन गलत हो गया। समझ में आ गया बात? क्लियर हुई बात? तो देखिए, इस तरीके से जब डिटेलिंग से आप पढ़ेंगे ना, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल आप चीजों को सही तरीके से समझ पाओगे। तो केवल पहला, दूसरा, तीसरा ही सही है। और यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक आप देखते जल्दीबाजी में कि सभी मूल अधिकार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें जो कुछ प्रोविजंस हैं आप उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहता है। अब यहाँ पे हम पीएम जय की बात करेंगे। ये अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में चर्चा में भी रहा था। ये मैंने आरओ एग्जाम से पहले भी आपको ये चीजें कवर कराई थी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या प्रश्न पूछ रहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको पीएम जय कहा जाता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और हम लोग क्या करते हैं, विचार करने लग जाते हैं। और यहाँ पर आपको देखना है, पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से सही कथनों की पहचान आपको करनी है। तो ये चीज आपको देखनी है। तो क्या देखना है हमें, अब यहाँ पर आप देखोगे, पूछा जाता है, पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि यह विश्व का सबसे बड़ा सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप इसको गौर से पढ़ोगे तो ये क्या लिखा है,
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जा रहा है। और आयुष्मान जो हेल्थ कार्ड बनाए जाते हैं, जिसमें आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करा सकते हो 5 लाख रुपए तक का, चाहे उसमें इलाज में ऑपरेशन वगैरह भी आप कराना चाहो तो वो निःशुल्क रहेगा आपके लिए। तो ये तो विश्व का सबसे बड़ा अभी तक का बीमा प्राधिकरण है। ठीक है, पहली चीज ये हो गया। दूसरा, अच्छा ये जो चीजें हैं, ये योजना जो है नेशनल हेल्थ मिशन मतलब जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसके द्वारा इसको संचालित भी किया जा रहा है। आगे बात करें, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर की जाएगी। बिल्कुल सही बात है, यानी 2011 के आधार पर यह देखा जाएगा कि कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है, सामाजिक रूप से कमजोर है, उनको ये सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। तीसरी बात है, इसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और एक और जानकारी आप ले लीजिए साथ में यहाँ पे कि यह पूरी तरीके से केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना है और जिसमें प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति नहीं, ये ध्यान देना, प्रति परिवार जो है कि एक परिवार को जो है कि 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जा रहा है, वो भी प्रति वर्ष। ये भी ध्यान देना कि प्रत्येक वर्ष ऐसा जो है कि बीमा दिया जा रहा है। क्लियर हो गई ये बात यहाँ पे? तो आप देखोगे कि यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 तीनों ही आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहां पर हम देख लेते हैं कि हाल ही में जारी की गई वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, ये मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था अपनी आरओ एग्जाम की सीरीज में और पीसीएस की सीरीज में। तो मैंने बताया था कि ये रिपोर्ट्स अक्सर यूपीएससी से भी पूछी जाती है एग्जाम में। ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है। तो देखते हैं यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा क्या जारी की जाती है, तो मैं कहूंगा नहीं। इसको कौन जारी करता है? इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है और इसे वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है, यानी कि 6-6 महीने की रिपोर्ट्स के आधार पे इसे वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। दूसरी अगर पूछा जाए कि इसे वर्ष में 1 बार जारी किया जाता है, तो नहीं, इसे 2 बार जारी किया जाता है। तो यहां पर आपने देखा कि न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है, तो यानी इसका क्या उत्तर हो जाएगा? डी ऑप्शन इज हो जाएगा। और इसने इस बार जो 2023 की जो मैंने रिपोर्ट पढ़ाई थी उसमें कहा था कि जो भारत की ग्रोथ रेट है वो विश्व में सर्वाधिक रहेगी, 6.6% के आसपास रहेगी। सबसे अधिक ग्रोथ रेट किसकी बताई गई है? भारत की बताई गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कुछ सूचियां हैं, मतलब अनुसूची है और उसके उपबंध है, उनके मिलान करने की बात की जा रही है। तो देख लेते हैं इस पे क्या कह रहा है ये प्रश्न। यहां आप देखोगे अनुसूची और उपबंध को, तो चौथी अनुसूची है, छठी अनुसूची, 10वीं अनुसूची, और कह रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो भाई कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये आपको देखना है। तो इसमें अगर हम पहले देखें चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया, बिल्कुल सही है। फिर हम देखते हैं छठी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित, तो ये बातें गलत हैं। ये मैंने घटना चक्र पूर्वालोकन के जो शॉर्ट नोट्स हैं उसमें क्लियरली बताया है कि आप जब शेड्यूल्ड एरिया की बात करते हैं, यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों की बात करते हैं, तो इसके लिए अनुसूची नंबर 5 आती है। लेकिन जब आप ट्राइबल एरिया की बात करते हैं, यानी कि जनजातीय क्षेत्रों की बात करते हैं, तो इसके लिए शेड्यूल नंबर आता है आपका 6, जिसमें 4 राज्य शामिल हैं। कौन कौन से? एक तो असम हो जाएगा, एक त्रिपुरा हो जाएगा, एक मेघालय हो जाएगा और एक मिजोरम हो जाएगा। तो यहाँ पे छठी अनुसूची में ट्राइबल एरिया की बात की गई, न कि शेड्यूल एरिया की, तो ये सूत्रा वाला गलत हो गया। अगला देखते हैं 10वीं अनुसूची में संसद के सदस्यों के निर्भरता से संबंधित है, अर्थात जो दल बदल का कानून आया था 1985 में, जो कि राजीव गांधी गवर्नमेंट में आया था, और 52वां संवैधानिक संशोधन इसमें प्रावधान किया गया था। तो पहला और तीसरा बिल्कुल सही मिलान है। इस आधार पे आप देखोगे तो 7th का सी हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षयकारी पदार्थ है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो ओजोन के लिए हानिकारक होते हैं। तो मिथाइल ब्रोमाइड भी है, हाइड्रो ब्रोमोफ्लोरोकार्बन भी है, HBFC कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है और मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी है। तो ये सभी की सभी, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 ये चारों ही ओजोन डिप्लीशन के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति की बात करेंगे जो मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो यहां पर आप देखोगे प्रश्न क्या कह रहा है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश की निम्नलिखित में से किस एक सिफारिश को मूल कर्तव्यों के तहत संविधान में समाविष्ट किया गया था।
तो जैसे स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है कि बहुत सारे मूल कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको स्वर्ण सिंह समिति के बारे में चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि 1976 यानी कि 1976 में इसको गठित किया गया था और इनकी सिफारिश के आधार पर ही 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। हालांकि इन्होंने सुझाव दिए थे लगभग 8 मूल कर्तव्यों का, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा यानी तत्कालीन संसद के द्वारा, सरकार के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था और उसके बाद 82वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे आर्टिकल नंबर 51A के तहत जोड़ा गया और अगर भाग की बात करेंगे तो 4A की बात करते हैं। अब आते हैं प्रावधान पे। तो क्या इन्होंने कहा था, इस प्रावधानों को आपको समझना है। जैसे लिख रहा है, किसी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने या दंड देने हेतु संसद को सशक्त बनाना, यह बात बिल्कुल गलत है। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो उसके लिए संसद कोई जुर्माना या दंड नहीं लगा सकती, ये बात तो बिल्कुल नहीं कही थी उन्होंने। देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने का कर्तव्य, बिल्कुल सही बात है, ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत दिया भी गया है। बशर्ते यहाँ पे एक शर्त भी जोड़ दी गई है कि राष्ट्र भी सेवा करवाने के लिए किसी भी प्रकार का जातिगत, धर्मगत, स्थानीय, लिंग आधारित किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर करों का भुगतान करना नागरिकों का मूल कर्तव्य होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया। किसी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने, दंड देने वाले किसी भी कानून को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी कानून बनता है तो उसको प्रश्नगत किया जा सकता है, कोर्ट में उसके लिए हम मतलब मुकदमा कर सकते हैं कि हम पे क्यों लगाया गया। नेक्स्ट आप देखोगे कौन सा एक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का कार्य नहीं है, क्योंकि इस समय सीबी, ईडीआई, इनकम टैक्स बहुत जो है कि चर्चा में है। लगातार चुनाव को लेकर विपक्षी दलों को जो है कि लगातार परेशान किया जा रहा है इन संगठनों के द्वारा, तो इन संस्थाओं पर भी प्रश्न बनने की संभावना बन सकती है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये चीज समझनी होगी कि सीबीआई की स्थापना कब की गई थी। ये 1963 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, और ये गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा की गई थी, यानी गृह मंत्रालय। लेकिन बाद में इसे क्या किया गया कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में एस्टैब्लिश कर दिया गया और अभी यहां पर इसे एक संबद्ध कार्यालय का दर्जा प्राप्त किया गया। और अगर मैं इसके शक्ति की बात करूं तो ये जो है कि जो 1941 में गठित हुआ था विशेष पुलिस प्रतिष्ठान बल, इसके मामले के माध्यम से ही सीबीआई को जो है कि शक्ति दी गई थी। और इसकी सिफारिश किसने की थी, तो इसकी सिफारिश की थी आपकी संथानम समिति ने। संथानम समिति जो कि 1962 से लेकर 64 तक गठित थी, सिफारिशें की थी। इसकी सिफारिश के आधार पर इसको गठित कर दिया गया था। अब आ जाते हैं हम सीबीआई के कार्यों को देखते हैं। तो सीबीआई क्या कहती है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामलों की जांच करना, बिल्कुल सही बात है, ये तो करती है। बम विस्फोटों, विमानों, जहाजों के अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकवादी हमलों की जांच करना। तो सीबीआई का काम कभी भी इस तरीके की आतंकवादी गतिविधि के लिए नहीं होता है। सीबीआई इसका काम नहीं करती, बल्कि इसके लिए आपके देश में रॉ को एजेंट किया गया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो को एस्टैब्लिश किया गया। तो ये दोनों जो ब्रांच है, रॉ जो है कि आपका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की बात करें, आईबी की बात करें, तो ये लोग काम देखते हैं। सीबीआई ये काम नहीं करती है। बल्कि नेक्स्ट है पेशेवर अपराधियों, ध्यान देना, पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा ऐसे गंभीर अपराधों की जांच करना जिनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तक विस्तार। अब वो अपराध कैसा हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकता है, या किसी प्रकार का टैक्स को लेकर हो सकता है, भ्रष्टाचार को लेकर हो सकता है, तो यहां पर ये भी काम करता है सीबीआई। वहीं अपराधों के आंकड़ों का अनुरक्षण करना और आपराधिक जानकारी का प्रसार करना। तो आपराधिक जानकारी किसी प्रकार की हो सकती है, लेकिन आतंकवादी हमले से अलग होती है, इसलिए बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात। यहां देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में सुर्खियों में रहे यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूएसबी, जो कि कंप्यूटर या कम्युनिकेशन से संबंधित है, इसमें टाइप सी कनेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रतिवर्तीयता के साथ एक दो तरफा कनेक्टर होता है और यह पूर्व के यूएसबी प्रकारों के साथ बैकवर्ड कंपेटिबल नहीं होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर आप देखोगे दोनों ही बातें यहां पर सही दी गई हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि जो अब टाइप सी कनेक्टर आ रहे हैं, आप बहुत सारे मोबाइल्स में देखोगे, जो कि सैमसंग मोबाइल में देख लो, आईफोन में देख सकते हो, या बहुत सारे आईपैड वगैरह में भी देखोगे कि अब क्या हो रहा है, एक वायर दी जा रही है जो कि चार्जिंग के लिए, तो इधर भी टाइप सी का कनेक्टर है और इधर भी टाइप सी का कनेक्टर है। अर्थात आप बड़े वाले अपने एडाप्टर, जो कि ये पिन है, ठीक है, एडाप्टर में भी अगर कनेक्ट करोगे तो इधर भी टाइप सी चाहिए, और मोबाइल में भी अगर आप कनेक्ट करते हो तो यहां भी टाइप सी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। अब ये दो तरफा कनेक्टर है, बिल्कुल सही बात है, और ये यूएसबी के प्रकारों में जो बैकवर्ड कंपेटेबल भी नहीं है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखें, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार अध्यादेश को शुरू किया था? तो अगर हम बात करें सबसे पहले अध्यादेश देने की जो शक्ति थी, हालांकि ये अंग्रेजों के जमाने के कानून पूछ रहा है, तो यहाँ पे 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा सबसे पहले गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी और इसका विस्तार 6 माह तक था। हालांकि वर्तमान में जो भारतीय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली हुई है वो 1935 के अधिनियम के द्वारा दी गई है। किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा। अब यहां पे हम आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों किसी भी तरह भाग 3 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों को निरस्त या न्यून नहीं कर सकते। दूसरी तरफ उन्हें भाग 3 में निर्धारित मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए, इनके पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करके मूल अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अर्थात कि संवैधानिक संशोधन अगर आप लागू करोगे, 368 का प्रावधान करोगे, आर्टिकल नंबर 368, तो इस आधार पर आप मूल अधिकारों को संशोधित कर सकते हो। ये प्रावधान किस केस में सबसे पहले आया था? तो सबसे पहले चंपकम दुराय राजन मामले में 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था, लेकिन आगे चल के गोलकनाथ में इस निर्णय को परिवर्तित कर दिया था और उसने कहा था किसी भी प्रकार से आप मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते, ना तो सामान्य विधि से और ना ही संवैधानिक संशोधन के मामले से। लेकिन केशवानंद मामला जब फिर आता है 1973 में, इसमें कहा जाता है कि ठीक है, आप मूल अधिकार में संशोधन सामान्य विधि से तो नहीं कर सकते, लेकिन आर्टिकल नंबर 368 का प्रयोग करके संवैधानिक संशोधन कर सकते हो, बशर्ते यहां पे आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो कि संविधान का मूलभूत आधारभूत ढांचा होता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे आर्टिकल नंबर 32, इसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते हो। इज इट क्लियर? अब यहां पर हम आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे विषय है और सूची है। हालांकि इसमें बहुत सारे विषय होते हैं, आपको रटना पड़ता है, लेकिन आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट विषय होते हैं जिनको आपको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आपके आसपास ये सारी गतिविधियां होती हैं। अब जैसे मैं अगर बात करूं कि यहाँ पे विषय और सूची की बात की जा रही है, तो कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखना है आपको, कोई भी युग्म सुमेलित नहीं है, या केवल एक युग्म, या केवल 2 युग्म, या तीनों युग्म सुमेलित है, जो कि एक नया पैटर्न इस समय आ चुका है। तो यहां आप देखोगे बैंकिंग की जब भी बात करें तो क्या राज्य सरकार के द्वारा बैंकिंग रेगुलेट होती है? बिल्कुल नहीं, वो होती है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, आरबीआई यानी केंद्र सरकार के द्वारा, अर्थात संघ सरकार के द्वारा। तो इसलिए समवर्ती ऑप्शन गलत हो गया। कृषि की बात करें तो कृषि स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची का विषय, बिल्कुल सही बात है। और व्यवसाय संघ यानी कि ट्रेड यूनियन जो है वो संघ का नहीं बल्कि समवर्ती सूची में आते हैं, क्योंकि राज्य के आधार पर भी उन पर नियमन किया जाता है और साथ में केंद्र सरकार भी उसका नियमन कर सकती है। तो ये यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? केवल बी वाला, कि कौन सा एक युग्म सम्मिलित है? केवल ये वाला। ठीक है, कृषि राज्य से संबंधित है, केवल इतने ही विषय इसमें सम्मिलित है। अगला प्रश्न अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढांचे का भाग है? ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, यही सेम टू सेम वर्ड यूज किया था, सामंजस्य और संतुलन, या कभी कभी यह भी कह दिया था कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, पूरक हैं और संतुलित करने वाली स्थिति में होते हैं। तो इस आधार पे आप देखोगे तो मिनर्वा मिल्स मामला जब 1980 में आया था, तो इस समय यह आदेश जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तो दोनों ही एक दूसरे को संतुलित करते हैं, सामंजस्य बैठाते हैं, पूरक हैं, और ये मूल अधिकार के साथ साथ मूल ढांचा भी माना जाता है। तो ये मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे प्रायः पदार्थ की 5वीं अवस्था कहा जाता है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय भौतिक वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, जिसे हम जेसी बोस ने इसके अस्तित्व की अवधारणा को प्रस्तुत किया था क्या? तो ये पूछ रहा है। फिर इसका निर्माण तब होता है जब कुछ तत्वों के परमाणुओं को विशेष तापमान पर गर्म किया जाता है। इसका उपयोग परमाणु लेजर और परमाणु घड़ियों में यानी एटॉमिक क्लॉक में किया जा सकता है। तो बिल्कुल जो ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है, इसको हम एटॉमिक क्लॉक में तो प्रयोग कर सकते हैं, केवल तीसरा ही स्टेटमेंट सही है, बाकी पहला और दूसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आपको जानना चाहिए कि यहाँ पे जो बोस हैं वो आपके जेसी बोस नहीं है बल्कि एसएन बोस हैं, अर्थात कि सत्येंद्र नाथ बोस जी हैं इसमें। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया कि अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ सत्येंद्र नाथ बोस थे इसमें, इस टॉपिक पे। और दूसरा, किसी विशेष तापमान पर गर्म करने से नहीं होता है, बल्कि इसका निर्माण तब होगा जब हम एब्सोल्यूट जीरो यानी कि परम शून्य तापमान पर इसे हम ठंडा करेंगे, गर्म नहीं करेंगे, ठंडा करेंगे, परम शून्य तापमान। ये विशेष तापमान तो मैं मान सकता हूं कि परम शून्य को भी कह सकता है,
हिडन कर दिया इस वर्ड को, लेकिन गर्म नहीं किया जाएगा बल्कि ठंडा किया जाएगा। तो इसलिए दूसरा भी गलत हो गया, पहला भी, और तीसरा सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कराधान से मुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि आप अपने धर्म की अभिवृद्धि प्रचार प्रसार करने के लिए किसी भी व्यक्ति से आप टैक्स नहीं वसूल सकते, लेकिन फीस तो वसूल सकते हो। शुल्क लगता है कि नहीं लगता है, वहां पे कराधान वर्ड यूज कर रहा है प्रश्न में, और कराधान का इंग्लिश होता है आपका टैक्स, और टैक्स कभी भी नहीं वसूला जा सकता। राज्य कर के रूप में संग्रहित धन को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए व्यय नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। आप किसी भी धर्म के लिए, अब जैसे मान लेते हैं कि वर्तमान समय में अगर हम बात करें, कई बार ये विवाद हो रहा था कि राम मंदिर का जो निर्माण किया जा रहा है अयोध्या में, सरकार ने इसमें बहुत बड़ा धन जो है कि दिया है, जो कि एक कर के रूप में था, टैक्स के रूप में। तो ये बात बिल्कुल गलत है। बल्कि भारत में इतने श्रद्धालु हैं कि जिन्होंने अपना चंदा दिया, बड़े बड़े बिजनेस व्यापारी, छोटे छोटे गरीब, हर व्यक्ति ने कुछ चंदा दिया राम मंदिर बनने के लिए, और करोड़ों में चंदा इकट्ठा हो गया, तब जाके राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। यानी राज्य किसी भी धर्म का विस्तार करने के लिए कभी भी अपने जो राजकोष है उसमें से पैसा खर्च नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात तो सही है। यह व्यवस्था धार्मिक संस्थानों के धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए कर और शुल्क लगाने पर रोक लगाती है। बस यहीं पर ये पॉइंट गलत हो जाएगा। कर लगाने पे तो रोक लगाती है, लेकिन शुल्क लगाने पर नहीं, क्योंकि शुल्क का इंग्लिश होता है फी, और ये एक निश्चित अमाउंट भी हो सकता है, लेकिन टैक्स हो जाता है आपका टैक्स, जो कि टैक्स एक संवैधानिक प्रावधान हो जाता है। तो टैक्स लगाने पर रोक नहीं लगाती, बल्कि आप शुल्क लगा सकते हो। इसलिए केवल एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा आपका तब सही होता जब इसमें केवल शुल्क वर्ड होता, क्योंकि कई बार होता है कि राज्य सरकार शुल्क लगाती है। अगला प्रश्न है वित्तीय आपातकाल, अर्थात वित्तीय आपातकाल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 360 में इसमें वर्णन किया गया है। वहीं आर्टिकल नंबर 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात होती है। आर्टिकल नंबर 356 में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की बात की जाती है राज्यों में, जिसे हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। ये तीनों बातें समझ गए, तो आइए अब इसके प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहता है प्रश्न? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा। पहला स्टेटमेंट है, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लूं ताकि और आपको क्लियर दिखना चाहिए। ठीक है, आई थिंक उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा मोबाइल में। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा की बात करें तो केंद्र को राज्यों के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। जब भी वित्तीय आपातकाल लगेगा तो ये प्रावधान दिया गया है कि केंद्र की जो शक्ति होती है उसका विस्तार हो जाता है और राज्य के सभी वित्तीय मामलों पर नियंत्रण हो जाता है। फिर चाहे अगर राज्य सरकार कोई बजट भी पेश कर रही होती है तो केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, या राज्य सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन दे रही होती है, पेंशन दे रही होती है, उसमें भी केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके कह सकती है कि अभी इनके वेतन को रिलीज मत करो, या इनके वेतन की संख्या कम कर दो, 10% 15% कटौती कर लो, क्योंकि इस समय भारत की आर्थिक स्थिति खतरे में है। तो ये शक्ति होती है केंद्र के पास, ये बात सही है। राष्ट्रपति सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयकों को राज्य की विधायिका द्वारा पारित किए जाने के बाद विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। बिल्कुल यह भी बात सही है, क्योंकि ऐसी शक्ति दी जाती संविधान के द्वारा। फिर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती के लिए निर्देश जारी कर सकता है। यह भी बात सही है। और इसमें जरा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जिस समय मतलब कि न्यायाधीश अगर अपने पद पर बैठे हैं तो उनके वेतन भत्तों और शर्तों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती, उनकी वृद्धि की जा सकती है। लेकिन अपवाद के रूप में वित्तीय आपातकाल एक ऐसा प्रावधान है जहां पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके न्यायाधीशों के वेतन में कटौती भी की जा सकती है, भत्तों में भी कटौती की जा सकती है, पेंशन में भी कटौती की जा सकती है, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया। और ये एक अपवाद के तौर पर है, क्योंकि आपको भी पता है कि शासन के तीनों अंगों में संविधान में एक तरीके से संतुलन बनाया गया, लेकिन कोई भी सुप्रीम नहीं है। जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो आर्टिकल 360 इसी का एक प्रावधान है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहां पे सही है, अर्थात डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? भाई संसद को प्राप्त है, जो कि आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक सारा प्रावधान है, जिसमें स्पेशली आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 का प्रावधान किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, 18 का ए हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे अगले प्रश्न को, 19 को, कि निम्नलिखित में से
कौन से संसदीय लोकतंत्र के लाभ है, यानी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के क्या क्या लाभ हैं। अब ये देखिए आपके एनालिटिक्स पे आएगा, आपके विचार करने पे। अगर आप देखोगे कि उत्तरदायी सरकार मिलती है, बिल्कुल सही बात है। संसद का मतलब होता है यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो हमारी जो सरकार है, कार्यपालिका, समस्त रूप से जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात एक लोकतांत्रिक शासन वही होता है जहां पे चुने हुए जो शासक होते हैं, चुने हुए जो राजा होते हैं, चुने हुए जो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वो जनता के द्वारा जो चुनी गई सदन है उसके प्रति उत्तरदायी तो रहे। बिल्कुल सही बात है। इसमें व्यापक प्रतिनिधित्व भी मिलता है, 543 सीटों पर पूरे भारत का प्रतिनिधित्व होता है। वहीं शक्तियों का कठोर पृथक्करण नहीं होता है यहाँ पे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका बिल्कुल अलग अलग काम करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरूरत पड़ने पर न्यायपालिका संसद के द्वारा या विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक भी करती है, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे कानूनों को, और जरूरत पड़ने पर संसद कुछ शक्तियों में कटौती भी कर देती है। और यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य, बिल्कुल सही बात है। हमारे संसदीय लोकतंत्र में आप देखोगे विधायिका यानी संसद के अंदर ही कार्यपालिका बैठती है, अर्थात प्रधानमंत्री और उनकी पूरी मंत्रिपरिषद जो कार्यपालिका है वो विधायिका के अंदर ही बैठती है लोकसभा राज्यसभा में। तो सामंजस्य तभी तो बैठ रहे हैं। तो पहला सही, दूसरा सही, चौथा सही। इसका मतलब हो गया डी ऑप्शन इज करेक्ट, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न है, देखिए इतना डिटेल से जब आप समझेंगे, मेरे अप्रोच को आप समझेंगे, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जिस अप्रोच से आंसर निकालना चाहिए एग्जाम हॉल में, तो वो अप्रोच आप डेवलप कर लेंगे ना तो काफी आपको फायदा मिलेगा प्रश्न करने में। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से राजनीतिक समता सुनिश्चित करते हैं, यानी कि पॉलिटिकल जो इक्वालिटी है वो कौन सम्मिलित करते हैं। तो वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन, बिल्कुल सही बात है। भारत का कोई भी नागरिक, भारत का नागरिक वर्ड यूज कर रहा हूं, निवासी नहीं, निवासी तो विदेशी भी आके यहाँ पे काम कर रहे हैं तो वोट थोड़े डालते हैं। भारत का कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष की उम्र को पूरा कर चुका है और जिसके पास एक वैलिड मतदाता पहचान पत्र है, वोटर आईडी कार्ड, तो वो वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। राजनीतिक समता है और ये प्रावधान आर्टिकल नंबर 326 में दिया भी गया है। ध्यान देना कि ना तो उससे कोई लिंग के आधार पे भेदभाव होगा, ना जाति के आधार पे, ना क्षेत्र के आधार पे, ना धर्म के आधार पे। आप किसी भी धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, किसी भी चीज के हो, आपके पास अगर 18 साल होने के बाद वोटर आईडी कार्ड है तो आप वोट दे सकते हो। तो बिल्कुल ये बात सही है। दूसरा, उपाधियों का अंत करना ये राजनीतिक समता का पहचान नहीं होती है। निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने के लिए धर्म, वंश, जाति, लिंग, अपात्रता के आधार नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। आपको अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पे। हाँ, अयोग्य क्यों घोषित किया जाएगा? या तो अभी आपके पास 18 वर्ष की उम्र नहीं हुई है जिससे आप प्रूफ कर पाओ, या अगर आपका 2-2 जगह या 3-3 जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको एक जगह से केवल रखा जाएगा, बाकी 2 जगह से आपका काट दिया जाएगा नाम, कि एक मतदाता का केवल एक ही वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो ये हो गया पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है 21 में, भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहा गया कि भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा के मनोनीत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मनोनीत सदस्यों की अगर हम बात करें तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय को मनोनीत किया जाता था, जो कि अब ये प्रावधान खत्म हो गया है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि क्या इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए, नहीं किए जा सकते थे? बिल्कुल सही बात है, इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। संविधान संशोधन मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इनके द्वारा भी जो है कि प्रस्तुत किया जा सकता था, क्योंकि अगर वो व्यक्ति चाहे वो गैर सरकारी सदस्य हो या मंत्री हो, लेकिन अगर वो लोकसभा का अंग है, लोकसभा का सदस्य है, तो वो प्रस्तुत कर सकता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, मनोनीत सदस्य प्रस्तुत नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट गलत है। वहीं पूछ रहा है संविधान संशोधन विधेयक जो संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन से संबंधित है, इसको आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। अब यहां पर समझना, प्रश्न को देखो घुमाया जा रहा है। देखो 2/3 जो बहुमत की बात होती है, 2/3 विशेष बहुमत की बात होती है, ये लोकसभा और राज्यसभा से प्रस्तावित होनी चाहिए। लेकिन राज्य विधानमंडल के जो आधे से अधिक राज्य होते हैं उनके लिए केवल सामान्य बहुमत की बात कही गई है, सामान्य बहुमत। जैसे जीएसटी की जब बात हो रही थी, जब 2017 में इसे लॉन्च किया गया जीएसटी, तो ये संघीय ढांचे में परिवर्तन कर रही थी। तो ऐसे में लगभग 17-18 राज्यों ने इस पर अपनी सहमति दी, लेकिन सामान्य बहुमत से ही दी थी। और यहाँ क्या कह रहा है, राज्य विधानमंडलों को विशेष बहुमत से देना चाहिए, तो ये बात गलत है। जबकि विशेष बहुमत से केवल लोकसभा और राज्यसभा देते हैं, जिसे हम 2/3 बहुमत कहते हैं। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा कि ना तो पहला सही है और ना ही
दूसरा सही है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी और देख रहे होगे आप कि मैं किन छोटे छोटे शब्दों को पकड़ रहा हूं जहां से प्रश्न बिल्कुल सही हो रहे हैं और जहां से प्रश्न बिल्कुल गलत कर दिए जा रहे हैं। तो यही छोटी छोटी चीजें आपको पकड़ के रखनी है नॉलेज में, तब आप चीजें समझेंगे। देखिए टाइम भले 40 मिनट का लग गया, लेकिन हमने जो प्रश्न किए वो आपको समझ में आने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। केवल अगर मैं रीडिंग टू रीडिंग कर दूं, बस आंसर बताते चले जाऊं, तो ये तो मैं पीडीएफ दे दूंगा तो भी आपको मिल जाएगा। हालांकि टेलीग्राम पे, विजन आईएएस पे बहुत जगह पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन मेन है कि आपको प्रश्न का अप्रोच कैसे रखना है, प्रश्न को समझना कैसे, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। समता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब समता का अधिकार का मतलब क्या हो गया? आर्टिकल नंबर 14 की बात की जा रही है। तो पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि आर्टिकल नंबर 14 के तहत यह प्रावधान लाने की बात की जा रही है। तो यहां पर अब हम देखते हैं क्या कहा जा रहा समता के अधिकार के बारे में। विधि के समक्ष समता सकारात्मक अवधारणा है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का अभाव, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, जहां समान और असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। अब यहां पर आपको समझना है, बहुत ही डिस्प्यूटेड मामला है। देखिए पहला स्टेटमेंट तो गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। लेकिन क्यों सही होगा और क्यों गलत होगा ये जानना जरूरी है। क्या कह रहा है? विधि के समक्ष समता यानी आर्टिकल नंबर 14 के तहत कहा जा रहा है कि एक सकारात्मक अवधारणा है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये नकारात्मक होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, नकारात्मक अवधारणा है और ये यूके से ली गई थी। इसमें जो सकारात्मक अवधारणा है वो यूएसए से ली गई थी, जिसमें कहा गया था कि विधि के समक्ष समान संरक्षण। अब इसको बताता हूं कि क्यों ये सकारात्मक अवधारणा नहीं है। इसमें कहा जा रहा है किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशिष्ट विशेषाधिकारों का अभाव, अर्थात जैसे मान लेते हैं कि विधि के समक्ष समता के आधार पे हम कहते हैं कि किसी छोटे बच्चे को जो असहाय है, 2 साल 4 साल 10 साल का, किसी एक महिला की बात कर ले जो कि असहाय मानी जा रही है, या कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, ठीक है, बुजुर्ग व्यक्ति हो, या फिर कोई दिव्यांग व्यक्ति हो, ठीक है, दिव्यांग व्यक्ति हो, और ऐसे में या कोई वंचित व्यक्ति हो, इसे भी हम रख सकते हैं। ऐसे समुदायों की तुलना या ऐसे लोगों की जो कम से कम असहाय है, क्या आप अपने बराबर इसको मानते हो? मैं कहूंगा कि मान लो एक प्रावधान दे दिया गया कि रेलवे में कोई भी सीट रिजर्व नहीं है, मेट्रो में कोई भी सीट रिजर्व नहीं होगी। अब एक दिव्यांग व्यक्ति आएगा और आपसे कहेगा कि भाई मुझे जगह दे दो, तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं, मैं जगह नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास अधिकार है, विधि के समक्ष सभी लोग समान है, कि जो पहले पहुंचेगा वो सीट ले लेगा। अब यहां पर अगर सरकार पूछे आपसे तो क्या ये सकारात्मक अवधारणा है? भाई जरूरत किसे ज्यादा है? दिव्यांग व्यक्ति को ज्यादा है कि नहीं? बुजुर्ग को ज्यादा जरूरत है? एक प्रेग्नेंट महिला को ज्यादा जरूरत है सीट की आपकी अपेक्षा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पर सकारात्मक करना है तो जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ प्रावधान भी शामिल किए जाए, जिसको हमने यूएसए से लिया था, विधि के समक्ष समान संरक्षण। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। लेकिन जहां समान और असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया था वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। यह बात बिल्कुल सही है कि महिलाओं के लिए अगर 6 माह की प्रसव के बाद जो बच्चे की देखभाल करने की जो सीसीएल दी जाती है, सीसीएल बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय देते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय को मिलती है, इसका मतलब होता है चाइल्ड केयर लीव। अब पिता को नहीं मिल रही है तो ये जरूरी नहीं है कि पिता कहेगा कि नहीं भाई ये मेरे आर्टिकल नंबर 14 का उल्लंघन किया जा रहा है, यहाँ 14 लागू ही नहीं होगा, क्योंकि महिला का ही ये प्राकृतिक कर्तव्य हो जाता है एक तरीके से। मतलब ये प्राकृतिक गुण है महिला का कि वो एक बच्चे को पैदा कर सकती है, और बच्चे में भी जो है कि स्तनपान करना होता है, शुरू के 6 महीने तक माँ का दूध ही उसे पिलाया जाता है मुख्य रूप से, और महिला ही दूध पिला सकती है बच्चे को, इसलिए उसको फीडिंग करने के लिए या बच्चे की केयर करने के लिए उसे छुट्टी चाहिए होती है। और इसमें पुरुष ये नहीं कह सकता कि ये बच्चा तो मेरा भी है तो मैं भी 6 महीने की छुट्टी ले लूं। भाई आप बच्चे की केयर कर सकते हो, लेकिन जो जरूरत है बच्चे की इनिशियल लेवल पे, स्तनपान को लेके, भूख को लेके, हर चीज को, वो आप नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप आर्टिकल नंबर 14 को क्लेम नहीं कर सकते कि उल्लंघन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए केवल बी ऑप्शन सही है, पहला गलत है। समझ आ गया? अगला पॉइंट है आपका, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं क्या है? जैसे एकल संविधान, राज्यों का कोई अपना संविधान नहीं है, तो ये बात तो सही है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध में क्या होता है? सामान्यतः संघ जो है कि सबसे शक्तिशाली हो जाता है, राज्यों की स्थिति खत्म हो जाती है। अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें आईएएस, आईपीएस होता है और आईएफएस होता है, ऐसी सेवाएं जो केंद्र के द्वारा जो है कि अपॉइंट की जाती है, यूपीएससी के द्वारा अपॉइंट की जाती है, और उसका प्रयोग राज्य सरकारों के अंतर्गत किया जाता है। और कई बार राज्य सरकारें ये आरोप लगाती हैं कि संघ सरकार कहीं ना कहीं क्या करती है, हमें डराती है, धमकाती है, या यूं कहें कि इन आईएएस ऑफिसरों के माध्यम से हमारा शोषण करती है। अर्थात ये भी एकात्मक हो गया। एकीकृत निर्वाचन
तंत्र, यानी हमारे यहाँ केवल एक ही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो केंद्र के साथ साथ राज्यों का भी इलेक्शन कराते हैं। राज्य विधानसभा का चुनाव भी कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। और केंद्र का भी चुनाव कौन करा रहा है? 2024 का लोकसभा, वो भी जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करा रहा है। वहीं राज्यपाल की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? केंद्र की है, क्योंकि केंद्र के राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि इसकी नियुक्ति की जाती है, जिसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं होती है। अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 सभी प्रावधान एकीकृत होते हैं, एकात्मक विशेषता को बताते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अब अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या कहा जा रहा है अगला प्रश्न? 24 को देखें। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार के माध्यम से अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया और इसके आचरण के निषिद्ध को मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया? तो भाई ये होता है आपका, अगर देखोगे कि समता का अधिकार, जिसमें आप आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक बात करते हो, जिसमें आर्टिकल नंबर 14 है, 15 है, 16 है और 17 और 18 है। तो 17 वाला जो है वो अस्पृश्यता से संबंधित है, अर्थात यहाँ पे समता का अधिकार पूछा गया। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 23, 24 होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो होता है वो आर्टिकल नंबर 32 होता है। फिर आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार हम करेंगे? राज्य मानवाधिकार आयोग पे बात करें, यानी स्टेट का ह्यूमन राइट्स कमीशन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मानवाधिकार संरक्षण जो अधिनियम था वो 1993 में लाया गया था। ठीक है, चलिए अब इसी के न केवल राष्ट्रीय बल्कि इसी के प्रावधान पे आधारित, मतलब कि जो एक्ट था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, इसी अधिनियम के तहत राज्य में भी एक मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। अब यहाँ पे समझते हैं, आयोग के पास मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है तथा यह पीड़ित व्यक्तियों को अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा नहीं दे सकता है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है ये बात, क्योंकि न तो अब मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति का मानवाधिकार का हनन कर दिया, तो मानवाधिकार कमीशन के पास ये बिल्कुल राइट नहीं है कि वो मुझे सजा दे देगा। मुझे सजा देने का अधिकार सरकार के पास है, विधायिका के पास है, संसद के पास है, जो कानून बना के मुझे सजा दे सकता है। ठीक है, और ना ही तो ये कोई सहायता मुआवजा नहीं दे सकता। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, आयोग अपना वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को सौंपता है क्या? अगर ये पूछा जाए तो आप यहां पर देखोगे कि ये जो स्टेटमेंट आपसे पूछी जा रही है, इसका मतलब है कि राज्यपाल को नहीं सौंपता बल्कि सीधे राज्य सरकार को सौंपती है, और राज्य सरकार क्या करती है? इसको विधानमंडल के समक्ष रखती है। ठीक है, और दूसरी बात कि दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। और पहला क्यों सही है? क्योंकि ये सहायता या मुआवजा तो नहीं दे सकता, लेकिन उसकी सिफारिश जरूर कर सकता है। ठीक है, सिफारिश जरूर कर सकता है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो यहां पूछा जा रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रही ज्वारीय विघटन घटना यानी टाइडल डिस्रप्शन इवेंट निम्नलिखित में से किसका कौन सा सर्वोत्तम वर्णन करेगा? भाई इसका सर्वोत्तम जो वर्णन करेगा कि यह ब्लैक होल द्वारा किसी तारे का विनाश है, और इसी को ज्वारीय विघटन घटना भी कहा जाता है, टाइडल के रूप में। अगला प्रश्न है 27, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 में किस स्थिति से संबंधित है? तो भाई 358 और 359 जो होता है, ये जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है आर्टिकल नंबर 352 के तहत, तो यहाँ पे मूल अधिकारों और आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़ के बाकी अधिकारों को भी जो है कि मतलब कि वो कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जब आर्टिकल नंबर 352 का प्रयोग किया रहा 358 के बेस पे, तो केवल और केवल आर्टिकल नंबर 19 को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, बाकी सभी जो है कि आपके मूल अधिकार बने रहेंगे। लेकिन अगर 359 के तहत अगर ये लगाया जा रहा है, तो इसमें राष्ट्रपति जिन अधिकारों को चाहेगा उनको भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, बशर्ते किसी भी आपातकाल में आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। फिर आगे देखते हैं, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के तहत विनियमित है? ये हालांकि मैंने आपको मैगजीन में कवर भी किया है। सोशल मीडिया साइट्स, ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सेवाएं, ऑनलाइन गेमिंग सेवाएं और डिजिटल समाचार साइट्स। अभी मैंने कल ही मतलब आज सुबह ही जो है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत मैंने जब पढ़ाया था, तो उसमें ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी कि कौन कौन से रेगुलेट हो सकते हैं। तो इसमें सोशल मीडिया साइट भी रेगुलेट होगी, ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म भी, और ऑनलाइन गेमिंग सेवाएं भी इसमें रेगुलेट होंगी। लेकिन डिजिटल समाचार साइट्स इसमें अभी रेगुलेट नहीं की जाएंगी, इस पर विनियमित नहीं की जाएंगी। तो इसका हो जाएगा 28 का आपका नहीं, यहां पर गेमिंग वाला जो है कि नहीं होना चाहिए था, बल्कि ये हो जाएगा, तो 1 2 4 हो जाएगा इसका।
अगला प्रश्न है यहाँ पे 29 को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म से नागरिक के साथ साथ देशीकृत नागरिक भी राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होते हैं क्या? कि जो जन्म से नागरिक हो गया और साथ में कोई बाहरी व्यक्ति जाके अमेरिका की नागरिकता ले लेता है, क्या वो भी राष्ट्रपति बन सकता है? तो मैं कहूंगा कि नहीं। पहला स्टेटमेंट तो ये गलत हो गया दोस्तों, ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में तो ये प्रावधान है कि अगर आप भारतीय नागरिक हो, चाहे आप जन्म से भारतीय नागरिक हो या आपने देशीकरण या पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली, 10 साल 12 साल भारत में रहने के बाद आपने एक नागरिकता प्राप्त कर ली, तो आप भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए प्रावधान जो है वो कंपलसरी है कि जन्म से नागरिक होना चाहिए। वो देशीकरण वाले प्रावधान को मानते नहीं। वो कहते हैं अमेरिकी व्यक्ति जो जन्म से ही अमेरिकी रहा है, केवल वही व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, बाकी और कोई नहीं लड़ सकता। जबकि भारत में क्या है, आप अगर 10-12 साल रह के भारत में रह चुके हो और अगर आप चाहते हो राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो आप पंजीकृत हो चुके हो और आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा देशीकृत नागरिक भी पात्र होते हैं, मैं कहता हूं नहीं, तो ये गलत हो गया। वहीं भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होता है, ना कि देशीकृत, ये भी गलत हो गया। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये तो था यूएसए के लिए, और जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये आपके इंडिया के लिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। अर्थात कि क्या पूछा जा रहा है कि कौन से सही नहीं है? तो पहला और दूसरा दोनों ही सही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर देखते हैं। पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के संदर्भ में मूल कर्तव्यों पे चर्चा करनी है हमें। क्या करनी है मूल कर्तव्यों पे? मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित है, ये बात सही है। विदेशी नागरिकों के लिए कोई मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है यहां पर क्या है, संविधान उनके उल्लंघन के विरुद्ध किसी भी कानूनी प्रतिबंध का प्रावधान नहीं करता। बिल्कुल सही बात है कि अगर मौलिक कर्तव्यों का अगर उल्लंघन हो भी रहा है तो भी संविधान कोई कानूनी प्रावधान नहीं करता, ना ही कोई संसद करती है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, जो मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया था स्वर्ण सिंह समिति में ही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के भाग 14A के तहत मूल कर्तव्य वर्णित है? ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, यह पूछा जा रहा है आपसे। फिर राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, यह भी। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास, या फिर मतदान करना। तो पहला स्टेटमेंट है कि मतदान करना तो होता ही नहीं है इसमें शामिल। भाई मतदान करना इसमें शामिल नहीं होता है, लेकिन आपसे कहा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज का पालन करो, व्यक्तिगत सामूहिक की सभी गतिविधियों को बढ़ावा दीजिए। तो इस आधार पर अगर आप देखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ठीक है। मतदान करना नहीं होता। मतदान करना जो है कि आर्टिकल नंबर 326 के अंतर्गत हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तिथि से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। अब यहां पर देखिए 2 महीने की बात की जा रही है, कीवर्ड्स पकड़िए कि क्या 2 माह के भीतर, और जो कि राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब हो गया आर्टिकल नंबर 352। तो क्या पहला स्टेटमेंट सही है? गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि 2 माह नहीं बल्कि 1 महीने के भीतर जो है कि पहले हालांकि ये 2 महीने था, ध्यान से समझिएगा, संविधान में 2 महीने का था मूल रूप से, लेकिन जब 44वां संवैधानिक संशोधन मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया 1978 में, तो वहां पर क्या किया गया कि इसको घटाकर 1 महीना कर दिया गया है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा पूछा जा रहा है, यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है तो यह आपातकाल 6 माह तक जारी रहता है। प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन द्वारा ही इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। यह बात बिल्कुल सही है कि आप इसे बढ़ा तो सकते हो, लेकिन प्रत्येक 6 महीने पर आपको क्या करना होगा, इसे विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संविधान मूल संरचना का भाग है? तो देखो गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक प्रकृति भी है। सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली, ये तो भारत में है ही नहीं, भारत में अध्यक्षीय प्रणाली कहाँ है, तो ये तो हटा दो। संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र, ये भी सही है, और शक्तियों का पृथक्करण, ये भी सही है। 1, 3, 4 आप पकड़ लीजिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। तो बहुत आसान प्रश्न था ये। बस यहाँ पे क्या करते हैं आप लोग, जल्दीबाजी में डी लगा के चले जाते हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप यहाँ पे अध्यक्षीय प्रणाली देखते ही नहीं। अगला प्रश्न यहाँ पे विशेषता है और जो ली गई है कि जो किस संविधान से ली गई, तो ये कौन से सुमेलित है। जैसे डीपीएसपी की बात करें तो क्या ये आयरिश संविधान अर्थात आयरलैंड के संविधान से ली गई है क्या, ये पूछा जा रहा है आपसे। भाई समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो लिया गया है। मूल अधिकार की बात करें तो फ्रांस के संविधान से नहीं लिया गया, बल्कि यूएसए के संविधान से लिया गया। बल्कि फ्रांस से क्या लिया गया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 विचार लिए गए। तो दूसरा तो गलत हो गया। फिर यहाँ पे संसद की दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, जो आर्टिकल नंबर 108 में वर्णित है, क्या इसे हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है? तो हम कहेंगे नहीं, या हाँ, तो हम कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, अर्थात सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा कि 1 और सी सही मिलान है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से राज्य के डीपीएसपी में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा नहीं जोड़े गए हैं? तो अगर आप इस प्रश्न को देखना चाहोगे तो आप देखोगे यहाँ कि डीपीएसपी में आप प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक शिक्षा उपलब्ध कराना, ये आपका 82वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, न कि 42वें से। तो पहला गलत हो गया। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए जो कदम उठाया गया था, आर्टिकल नंबर 43A, ये जोड़ा गया है 42वें से। आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना, ये प्रावधान भी नहीं जोड़ा गया 42वें से। तो 1 और 3 इन दोनों को नहीं जोड़ा गया है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 36, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है? इसने प्रांतों और रियायतों को इकाइयों के रूप में मानकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया था। हालांकि यह बात सही है, लेकिन ये कभी भी व्यवहारिक रूप में नहीं आया, क्योंकि जो देसी रियासतें थी वो इससे अलग हो गई। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई अखिल भारतीय प्रावधान नहीं चाहते हैं, संघ नहीं चाहते। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। इसने सभी प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी, ऐसा नहीं है। 1935 के अधिनियम से द्विसदनीय व्यवस्था सभी प्रांतों में लागू नहीं की गई थी, ठीक है। केवल और केवल जो है कि 11 प्रांतों में इसने 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था को प्रारंभ किया था, सभी प्रांतों में नहीं। तो इसलिए अगर मैं बात करूं तो केवल पहला ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 37, भारत में संवैधानिक अपकृत्य के बारे में बात पूछी जा रही है। अब यहाँ पर अपकृत्य क्या होता है? तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल टोर्ट, जो कि संवैधानिक अधिकारों, विशेष रूप से मूल अधिकारों का उल्लंघन है और जो सरकार के किसी घटक द्वारा उसकी आधिकारिक क्षमता के तहत किया गया। यानी सरकार के द्वारा क्या किया गया कि संवैधानिक मूल अधिकारों या संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जाता है। तो भारत में ऐसा कोई विधान नहीं है जो राज्य के कर्मचारियों द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए राज्य के उत्तरदायित्व को शासित करता है। यानी राज्य के कर्मचारियों के द्वारा अगर व्यक्तियों के मूल अधिकार को हनन कर दिया गया तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो राज्य के उत्तरदायित्व को शासित करे। तो यह बात तो बिल्कुल सही है, ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। दूसरा, न्यायालय ऐसे मामलों में पीड़ित को आर्थिक मुआवजा दे सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही बातें यहां पे दे सकती हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रचलित विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सी लोकतंत्र की विशेषता है? तो भाई इसके बारे में बात की जा रही है कूट के आधार पे। तो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित लोगों में निहित होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हम जिसे जनता संसद में भेज रहे हैं तो उन्हीं के द्वारा ली जानी चाहिए, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यही तो हमारे प्रस्तावना में लिखा गया। तो ये बात तो सही है। दूसरा प्रावधान कहता है आपका कि चुनाव में सत्तारूढ़ दल को हराने के भी विपक्ष अवसर होने चाहिए, निष्पक्ष अवसर होने चाहिए, यह भी बात सही है। और प्रत्येक वयस्क नागरिक का 1 वोट होना चाहिए, प्रत्येक वोट का 1 मूल्य होना चाहिए, यानी 1 मतदाता 1 वोट, ये बात भी सही है। सरकार विधियों या विनियमों द्वारा सीमित नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। सरकार के ऊपर बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारी प्रावधान होते हैं, बहुत सारी बंदिशें होती हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट आप देखोगे अविश्वास प्रस्ताव, जिसके द्वारा सरकार की निंदा भी की जाती है और सरकार को जो है कि त्यागपत्र भी देना पड़ जाता है अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो यहां पर आप देखोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहां पर अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 को, भारतीय संविधान के में निहित राज्य के नीति हिंसक तत्वों के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो भाई निम्नलिखित प्रावधान कौन कौन से, जरा उसमें बात कर लेते हैं। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित रखना, कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना, गोवध पर रोक लगाना और सहकारी समितियों का प्रचार करना। तो पूछा जा रहा है कौन कौन सा उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित है। जबकि डीपीएसपी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, तो उसमें जो है कि एक उदारवादी होता है, एक गांधीवादी होता है, एक समाजवादी होता है। तो आप देखोगे कि केवल दूसरा वाला ही, जो कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित किया जाए, ये केवल उदारवादी होता है, अर्थात बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गोवध पर रोक लगाने की बात की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, जो कि गांधीवादी विचार है, उदारवादी तो है ही नहीं। तो तीसरा गलत। और सहकारी समितियों का जो प्रचार किया जा रहा है, यह भी अगर आप देखोगे सहकारी समिति की बात करें तो यह भी एक तरीके से गांधीवादी विचार पे ही आधारित था। और जबकि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित रखना यह समाजवादी विचार है। तो इसलिए केवल और केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। लोगों को मतदान का अधिकार देने के मामले में भारत अग्रणी रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से देश या देशों ने भारत के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया था? तो भाई इसकी अगर हम बात करें तो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जा सकती है, अर्थात कि केवल स्टेटमेंट नंबर
एक सही हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, जापान की बात करें तो जापान ने जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया था ये अपना लिया था 1945 में, और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने अपना लिया था 1944 में, ठीक है। और जबकि भारत ने कब अपनाया, 1947 के बाद, अर्थात कि मैं ये कह सकता हूँ 1949 में, जब संवैधानिक मतलब कि हमारा भारतीय संविधान बन गया, तो 1949 के बाद किसने अपनाया था, तो यूएस ने अपनाया था, जो कि 1965 में अपनाया गया था, जबकि ये दोनों पहले ही अपना चुके थे। इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है 41, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, और हम विचार करने लग जाते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, जब भी संविधान सभा की बैठक विधायी निकाय के रूप में होती थी, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं सही है, ये बातें गलत है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता था कि जो संविधान सभा की बैठक होती थी तो इसकी अध्यक्षता जब विधायी निकाय के रूप में होती थी, यानी संसद के रूप में, तो जीवी मावलंकर जी करते थे इसकी, जो कि गणेश वासुदेव मावलंकर जी करते थे। आपने पढ़ा भी होगा, लोकसभा के जो पहले स्पीकर थे वो यही थे। और संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को 1947 में अपनाया था। यह स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि अगर मैं राष्ट्रगान की बात करूं, जन गण मन अधिनायक जय है, अर्थात नेशनल एंथम की बात करूं, तो ये आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जबकि 1947 दे रहा है, गलत है। और इसी दिन राष्ट्रीय गीत को भी अपना लिया गया था। तो इसलिए न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अर्थात कि एनसीएसटी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भों पर विचार करते हैं। इस आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है क्या? अगर हम इसकी बात करें तो हम कहेंगे कि नहीं, क्योंकि इसमें जो प्रावधान है वो ऑलरेडी संविधान के तहत जो है कि दिए गए हैं। संसद इसकी सेवा शर्तें और कार्यकाल निर्धारित नहीं करता है। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, मूल संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान नहीं था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप देखोगे 2003 में एक 89वां संवैधानिक संशोधन हुआ, जिसके तहत ये कहा गया कि आर्टिकल नंबर 338 में, जिसमें एससी एसटी दोनों के कमीशन की विचार होते थे, तो इसको निकाल के कहा गया कि भाई 338A के तहत आप एसटी कैटेगरी के लिए दे दो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एक अलग आयोग बना दो। और फिर आगे चल के जब 102वां संवैधानिक संशोधन हुआ तो उसमें एक और प्रावधान जोड़ा गया 338B, जो कि कहा गया ओबीसी के लिए एक अलग प्रावधान बना दो। तो केवल और केवल एससी के लिए कौन बच गया? एससी के लिए बच गया शेड्यूल कास्ट के लिए 338। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि मूल संविधान जब बना था तो अनुसूचित जनजाति के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं था, बल्कि वो आर्टिकल नंबर 338 के तहत ही संचालित होते थे। इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट है। समझ आ रही है सारी चीजें? और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ वो चीजें भी आपको तैयार होती रहनी चाहिए। अब यहाँ पर देखना है, निम्नलिखित में से कौन या किसी बैंक को भारत में घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक DSIB के रूप में नामित करता है? तो भाई अगर इसकी बात करेंगे तो रिजर्व बैंक की बात करेंगे, क्योंकि किसी भी बैंक को अगर भारत में घरेलू प्रणालीगत बैंक के रूप में नॉमिनेट करना है तो RBI करेगी। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का हिस्सा है? किसी राज्य से बाहर न निकाले जाने का अधिकार, कि आपको राज्य से बाहर न निकाला जाए, तो यह भी बात सही है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, विदेश यात्रा करने का अधिकार, यह भी सही है। मेनका गांधी जो केस था 1978 का, ये विदेश यात्रा के दौरान ही तो उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, उन्हें विदेश नहीं जाने दिया गया था 1978 में। तो मेनका गांधी केस भी इसी से संबंधित है, जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। तो ये बात तो सही है। नेक्स्ट है मौन रहने का अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि मौन रहने का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 में आता है, ठीक है, ये नहीं कहा है, बल्कि यहां पे पूछा जा रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का अधिकार। तो यहां पर आप देखोगे 1, 2, 4 सही है, यानी कि सी ऑप्शन, क्योंकि जो मौन रहने का अधिकार है दोस्तों, ये आपको दिया गया है आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 19(1)A के तहत, जिसमें प्रेस की आजादी वगैरह भी दी गई है, तो इसमें दिया गया है। अगला प्रश्न है 45 नंबर पे अगर हम बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में बात की जा रही है। तो यहां पर पूछा जा रहा है, इसे शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम पारित होने के बाद जोड़ा गया। 86वें संवैधानिक संशोधन से पहले संविधान में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। इसमें शामिल है कि राज्य 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा, और यह प्रावधान केवल प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है, उच्च शिक्षा को नहीं। तो 45 में पूछा जा रहा है कौन सा सही है? तो बिल्कुल डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये प्राथमिक शिक्षा को ही बस मूल अधिकार बनाता है, बाकी उच्च शिक्षा को नहीं है। प्राथमिक शिक्षा का मतलब क्या हो गया? क्लास 1 से लेके 8 तक, जिसके लिए उम्र कितनी चाहिए? 6 से 14 वर्ष। इसलिए सरकारी स्कूलों में जब बच्चा 6 साल का हो जाता तब उसका क्लास 1 में उसका नाम लिखा जाता है। आगे देखते हैं, यह दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जिसमें हाल ही में पुनः विस्फोट हुआ है, और यह दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ के पास अवस्थित है। ये किसके लिए बात कर रहा है? तो ये
आपका माउंट किलायू के लिए बात कर रहा है। किसके लिए? हवाई द्वीप पर, जो कि यूएसए के अंतर्गत आता है, इस पे बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, आर्टिकल नंबर 352 के तहत की गई राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संदर्भ में विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अब तक 2 बार हुई है, गलत, अब तक 3 बार की जा चुकी है। कब कब की गई थी? पहला 1962 में इंडिया चाइना वॉर के समय की गई थी। दूसरा 1961 में 61 नहीं 1971 में की गई थी, इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच में। और तीसरा था 1975 में, जो कि इंदिरा गांधी ने 71 और 75 लगाई थी, लेकिन 75 वाली इंटरनली थी, यानी आंतरिक अशांति के आधार पर लगा दी गई थी, तो 3 बार लगी है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की पहली उद्घोषणा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में चीनी आक्रमण के कारण 1962 में की गई थी, ये बात सही है। राष्ट्रीय आपातकाल की दूसरी उद्घोषणा 1975 में नहीं की गई थी, बल्कि 1971 में की गई थी। तो केवल 2 स्टेटमेंट सही है, केवल 2 वाला स्टेटमेंट, सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है आपका 48, वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 हाल ही में किस संस्था के द्वारा जारी की गई? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में निहित शब्दों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। क्या क्या है? गणतंत्र शब्द जर्मन संविधान से लिया गया था क्या? तो आपको बताना है कि क्या गणतंत्र जो शब्द है ये कहां से लिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई फ्रांस से कौन से शब्द लिए गए हैं? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र, ये शब्द फ्रांस से लिए गए, न कि जर्मन। तो पहला स्टेटमेंट गलत। प्रस्तावना में न्याय के आदर्शों को सोवियत संविधान से अपनाया गया है क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सोवियत संविधान से अपनाया गया, तो हाँ बिल्कुल, न्याय के जो विचार हैं इनको, जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करें, ये सोवियत संघ से लिया गया है। तो और मौलिक कर्तव्यों को भी सोवियत संघ से लिया गया है, तो केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित निकायों में से किस या किन का लेखा परीक्षण पूर्णतः प्रत्यक्षता नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक के अंतर्गत आता है, कैग के अंतर्गत आता है? तो इसमें आप देखोगे कि भारतीय रिजर्व बैंक का आएगा नहीं, भारतीय जीवन बीमा का भी नहीं आएगा, स्टेट बैंक का भी नहीं आएगा। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग यानी ONGC, इसका डायरेक्टली आता है, तो ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 51, अगर हम देखें, हाल के दिनों में प्राण पोर्टल निरंतर सुर्खियों में रहा है, आखिर ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो कौन दिखाएगा प्राण के रूप में? तो यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसके तहत कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए निर्मित एक पोर्टल है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन से अधिकार और विशेषाधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए, विदेशियों को नहीं प्रदान किए गए? तो आप देखो कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार की बात की जा रही है। तो भाई भेदभाव के विरुद्ध अधिकार की बात की जाए तो ये आर्टिकल नंबर 15 में, और ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो ये तो सही है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने, संघ बनाने और ये सब चीज की स्वतंत्रता भी आर्टिकल नंबर जो 19 है, ये भी केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीश के रूप में सेवा करने का अधिकार जो है, यह भी अगर आप देखोगे तो केवल और केवल, उच्चतर मतलब सर्वोच्च न्यायालय, तो ये भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। और संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का भी अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो इस आधार पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। विदेशी तभी चुनाव लड़ सकते हैं जब वो भारतीय नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं, चाहे पंजीकरण के द्वारा, चाहे वो देशीकरण के द्वारा। तो ये तो था आज का आपका फर्स्ट पार्ट लेक्चर, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो गया लेक्चर, लगभग 1 घंटे से ऊपर क्लास हो चुकी है और 52 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। इसका जो पार्ट सेकंड आएगा वो मैं आपको कल दे दूंगा, और जिसमें लगभग 48 प्रश्न जो बचे हुए वो कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम से हम लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा टाइम का भी और ड्यूरेशन का भी, जिससे 1.5 घंटे में हम लोग पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और साथ में चैनल पर पहली बार हो तो फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।